हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड तक आपका हो गया था। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। थर्ड नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 4 और ये है आपका मैट्रिसेस या आव्यूह जिसे कहते हैं। अब आव्यूह क्या होता है? कुछ नंबर्स अगर हमारे हैं, हमें कोई डाटा दिया जाए और उस डाटा को हम रो और कॉलम में इस प्रकार से एक विशेष प्रकार से अरेंज करना होता है। इसकी परिभाषा में लिखा गया है mn संख्याओं को, कोई संख्याएं आपकी हों, अब वो संख्याएं आपकी कोई भी डाटा हो सकते हैं, उनको m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को ही हम m क्रॉस n कोटि या क्रम का आव्यूह कहते हैं। इसे कई बार केवल आव्यूह भी बोल देते हैं। तो आव्यूह के लिए हम लोग इसे ए से इंडिकेट ज़्यादातर करेंगे और एक आयताकार सारणी होगी। इस प्रकार से इसका सिंबल बना होता है आयताकार सारणी के फॉर्म में। और यहाँ पर क्या होता है कि इसकी रो और कॉलम डिफाइन होती है कि कितने रो होंगी, कितनी कॉलम होंगी, और उस चीज़ को जो है यहाँ साथ में लिखा जाता है कि m और n का है तो आपका m क्रॉस n इस प्रकार से लिख दिया जाता है। यहाँ पर आपका रो और कॉलम, तो ये रो आपका जो है, रो मतलब ये आपका पंक्तियाँ जो इस साइड को जा रही हों ऐसे, और फिर आपका कॉलम। अब ज़रा देखिए कि रो और कॉलम का मैटर क्या है कि हम इसे अगर डाटा कोई लिख रहे होते हैं तो रो और कॉलम किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं हम, कि जैसे कि पहले वाले का है, यहाँ पर हमारा कुछ एलिमेंट हम ले रहे हैं। सपोज कि हम ले रहे हैं एक ए से अगर इंडिकेट किया है तो एलिमेंट हम ए से ही इंडिकेट करें, तो यहाँ ए लिखा। अब ये पहला देखिए 3 जगह पर हमने ए लिखा, फिर ये लिखे दे रहे हैं इस प्रकार से ए ए ए, ये लिख दिया हमने। अब इधर को अगर काउंट करें तो हमारी पंक्तियां कहलाई ऐसे, और ऐसे खड़े खड़े जो काउंट करें तो ये हमारे कॉलम कहला रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो हमने जो है 3 ही पंक्तियां और 3 ही कॉलम कर दिए हैं। ठीक है, पर ये आप जो है क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा आप जो है कर सकते हैं। जितने भी डाटा होते हैं उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो अब जो हमारी पहली पंक्ति, हमेशा पंक्ति को पहले रखते हैं। m हमारा पंक्ति के लिए होगा, n हमारा जो है वो कॉलम के लिए होगा। रो एंड कॉलम बोलना थोड़ा इजी पड़ता है तो इसको यूज करते हैं। तो पहले वाली रो जो है, यहाँ देखिए पहला रो के लिए 1 1 1 लिखा, ये क्या हुआ, पहली रो का मैटर है। ये दूसरी रो है तो ये 2 और ये 2 और फिर यहाँ 2 लिख लिया। उसके बाद ये तीसरी रो है तो ये 3 3 और ये 3 लिखा इस प्रकार से। और उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। देखिए पहली रो का पहला एलिमेंट है तो कॉलम के हिसाब से इस तरह इधर को लिखा जाए तो पहला कॉलम ये बना, फिर ये पहले कॉलम का है, ये पहले कॉलम का है, ये पहले कॉलम का, ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम के हो गए एलिमेंट, ये नीचे को लिख रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ लिख दिया, ये तीसरा कॉलम है तो बगल में 3 और ये 3। अब जरा देखिए यहाँ एलिमेंट क्या बन गया, A11। A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, A12 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, A13 का मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम। इस प्रकार से किसी एलिमेंट में अगर लिखा गया है तो हम इसे देख सकते हैं क्या है। तो ये आपका ये वाला एलिमेंट अगर लिखा है A32, इसका मतलब तीसरी रो और दूसरा कॉलम है तो A32। अब m क्रॉस n देखिए तो आपका एलिमेंट क्या, 3 रो और 3 कॉलम, तो ये आपका m क्रॉस n का मतलब यहाँ पर क्या बन गया जा करके, ये आपका 3 क्रॉस 3 का बना जा करके, क्योंकि यहाँ पर आपका दोनों A33 आपको एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपका नंबर्स दिए गए हों तो उनसे हम एलिमेंट पहचान सकते हैं कि हमारा किस रो का है और किस कॉलम का है। तो इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि ये आपका AIJ, आई हमेशा रो के लिए और ये आपका कॉलम के लिए लिखा जाता है।
फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं AIJ, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका कॉलम है, ये जो 3x3 है, तो यहाँ अगर हम 3x3 या 3x4 लिख दिया सपोज दैट, तो इसका मतलब जे हमारा कहाँ तक का जाएगा, 1 से लेके 4 तक का चलेगा, और आई हमारा 1 से लेके 3 तक का ही अप्लीकेबल होगा। तो इसमें आपका मैट्रिक्स में कितनी रो होंगी, 3 रो होंगी और 4 कॉलम बनेंगे। इस प्रकार से इस चीज़ को अरेंज किया जाता है। अगर इसका ऑर्डर या क्रम पूछा जाए, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर या क्रम जिसे कहते हैं, तो क्रम पूछा जाए तो ये 3x4 लिखा, तो ये 3x4 के क्रम का हो गया, ये 3x3 की लिखी गई थी। अब इसके जो है हमें कुछ काइंड्स दिए गए हैं, प्रकार दिए गए हैं, उन प्रकार का अब इसका डेफिनेशन आप स्वयं लिख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम अपनी बुक से अलग अलग लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद दिया गया है काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी प्रकार। जो काइंड्स दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। व्यूह के प्रकार, इन सब के बारे में बात करेंगे, बट इनकी डेफिनेशन आप बुक से ही लिखेंगे। पहली वाली दी गई है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब देखिए हॉरिजेंटल वर्ड यूज करेंगे आपको ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि हम लोग हॉरिजेंटल वर्ड ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं। अब इस जगह पे क्या, हॉरिजेंटल व्यू का मतलब होता है जो ऐसे फैली हुई हो, क्षैतिज रूप में, जैसे जिसका शेप ऐसा हो, इस प्रकार से अगर आपका है, लंबाई में इस तरह से बना हो, जैसे यहाँ एलिमेंट बन जाए A12 और फिर A11, फिर A12, A13 और यहाँ A21, A22 और A23। अब यहाँ देखिए कि क्या है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में हमारा 2 ही पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम है, 1 2 और ये 3, 2 पंक्तियाँ हैं, 3 कॉलम है। ये आपका 2x3 का है मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो वो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होती है। सेकंड हमारी जो है वो वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है कि अगर हमारे पास इस प्रकार से मैट्रिक्स बने, जिस मैट्रिक्स का शेप ऐसा हो, यहाँ से जैसे A11, A12, A21, A22, फिर A31, A32, फिर A41 और A42, इस प्रकार से लिख दिया। तो अब यहाँ देखिए कि कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 गुणे, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो 4 गुणे 2 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स बन गई। तो अब यहाँ देखें कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है और कॉलम की संख्या कम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहें, क्योंकि इसका शेप ऊपर को खड़ा वर्टिकली नज़र आता है, इसका शेप हॉरिजेंटली ज़्यादा लंबा होता है, वर्टिकली कम होता है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारा पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो, कॉलम की संख्या कम हो, वो वर्टिकल है, और जिसमें पंक्तियां कम हो और कॉलम ज़्यादा हो वो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट जो थर्ड वाली दी गई है वो है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पंक्तियों और कॉलम की संख्या बराबर हो। तीसरी वाली हमारी है स्क्वायर मैट्रिक्स। इस पर ज़्यादा काम होगा आपका जो है आगे चल के, जिसमें हमारा रो एंड कॉलम दोनों बराबर हों, वो हमारी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे अभी हमने 3x3 का लिखा या 2x2 का लिख दें, A11, A12 और A21 और A22। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर हमारे 2 पंक्तियाँ हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो जिसमें हमारा पंक्तियाँ और जो है स्तंभ दोनों अगर बराबर हैं, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद चौथा दिया गया है रो मैट्रिक्स, फोर्थ वाला ये दिया गया है रो मैट्रिक्स।
लेकिन कई बार ये रो मैट्रिक्स के नाम से ना पूछ करके रो वेक्टर के नाम से इसे पूछा जाता है, और इसका जो है हमें डेफिनीशन लिखने की बात आ जाती है। तो देखिए रो मैट्रिक्स, अब यहाँ पंक्ति वाला जो नहीं, यहाँ ये क्षैतिज वाला आप व्यू कहते हैं, और दूसरा वाला जो है आपका फिर है आपका एक स्तंभ वाला है। यहाँ रो मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं या रो वेक्टर कहते हैं। तो कई बार इसे केवल वेक्टर भी ही बोल देते हैं, रो वेक्टर के बजाय कई बार इसे वेक्टर व्यू ही बोल देते हैं। तो इसका मतलब इसे आप रो वेक्टर ही समझिएगा, रो वर्ड कई बार यूज नहीं करते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा कि रो मैट्रिक्स बोलें, रो वेक्टर बोलें या ओनली वेक्टर बोल दें तो भी आप इसे सेम चीज़ समझिएगा। कई बार वर्ड बोल देंगे वेक्टर मैट्रिक्स, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाता है पेपर में, और कोई वजह नहीं होती है। इसको वेक्टर ही बोल सकते हैं लोग। कई बार वर्ड पेपर में देखा है कि लोग यूज कर जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, वेक्टर मैट्रिक्स का मतलब रो वेक्टर से ही होता है, और जो कि रो मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम कितने हो इसका फर्क नहीं पड़ता है, केवल एक। जैसे कि एक आपका बन जाए इस प्रकार से, इसमें हमारे कई एलिमेंट हों A B C D। अब यहाँ देखिए एक रो है और 4 कॉलम बने, तो ये आपका 1 क्रॉस 4 की बनी। ऐसे ही अगर हमारी बना दें कि एलिमेंट ले लिया 1 2 और 3, अब ये हमारी बनी 1 क्रॉस 3 की, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद अगला है कॉलम मैट्रिक्स, जिसे कॉलम वेक्टर भी बोल रहे होते हैं। तो आपका यहाँ लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो आपका ये आपका है, तो ऐसे में बोला जाता है मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो इसमें क्या होगा कि केवल एक कॉलम होगा। अब यही चीज़ हम इसे ऐसे दिखा दें। यहाँ आपका जो है पंक्तियाँ कितनी हो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, कॉलम आपका जो है केवल एक होना चाहिए, तो इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे।